पब्लिक इंटरेस्ट में अब एक और काम की बात, और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि पढ़े लिखों का यह जानना जरूरी होता है। एक नेता एक वक्त की जरूरत होता है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर डंडाक्रेसी करने वाला कोई नेता हमें नहीं चाहिए, जनता को नहीं चाहिए। जनरल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमी का एक सर्वे हुआ और इसकी रिपोर्ट में जो कुछ निकल कर आया वो आपको सुनाता हूं, जो राजनीति के पढ़े लिखे नेताओं के महत्व को समझाने वाली रिपोर्ट है, इसलिए एक इसके आंकड़े पर गौर कीजिएगा। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में सालाना आर्थिक विकास सामान्य लोगों की अपेक्षा 0.3% से 0.45% ज्यादा तक होता है। मान गए ना आप, मतलब उनका ग्राफ विकास का ज्यादा रहता है साधारण आदमी की बजाय। चुनाव में मतदान के लिए जाना तो ये आंकड़ा याद रखना, क्योंकि आप भी वोट करते हैं, हम भी वोट करते हैं, तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। लेकिन ये भी जरूर याद रखिएगा कि पढ़ा लिखा डेमोक्रेसी वाला हो, डंडाक्रेसी वाला नहीं। जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में आज पटियाल को आपसे उस सिस्टम की बात भी जरूर करनी है जिसमें अवैध निर्माण और अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का मास्टर प्लान तो है, लेकिन गरीबों को बसाने के लिए ना तो कोई नीति है ना नियत होती है। पटियाल ये बात आपको क्यों कह रहा है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले आप ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर किसकी है? पहली तस्वीर आज से ठीक 3 महीने पहले की है। उत्तराखंड में टनल धंसने से 41 मजदूर वहां फंस गए थे। बचाने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी, तो रैट माइनर्स ने मलबा खोदकर कई घरों के चिराग बुझने से बचा लिए थे। ऑपरेशन कितना लंबा चला था आपको पता है ना, हमने भी कवर किया था। इसमें एक रैट माइनर का नाम था वकील हसन। दूसरी तस्वीर दिल्ली के उस घर की है जहां रैट माइनर वकील हसन रहते हैं, जिसने मजदूरों की जिंदगी तो बचा ली थी, लेकिन अपना घर नहीं बचा पाए। वकील हसन के घर को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर तोड़ दिया है। वकील हसन की तमाम कोशिशों के बावजूद घर पर बुलडोजर चल गया, पूरा परिवार सड़क पर आ गया उनका। किसी के लिए भी इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है कि जिसने उत्तराखंड में फंसे हुए 41 बेटों की जान बचाई, वो रैट माइनर वकील हसन अपनी खुद की बेटी का सपना टूटने से नहीं बचा पाया। हम 2 रात से यहीं पे हैं और मेरी मांग कोई इतनी नाजायज नहीं है सर। हम लोग, आपको पता ही होगा, हम लोग अब से 2 महीने पहले सिलकारा में गए थे और 41 लोगों को अपनी जान पे खेल के लेके आए थे वहाँ से, और इस सरकार ने हमें ये सिला दिया। हमारी कोई मांग नहीं, मैं बताता हूँ आपसे, ना तो हमें पैसे चाहिए इनसे, ना हमें इनसे प्लॉट चाहिए, ना हमें इनसे घर चाहिए, ना हमें इनसे सब्सिडी चाहिए और ना हमें राशन कार्ड चाहिए। मुझे मेरा सिर्फ एक घर चाहिए जो मेरा घर था। मुझे सिर्फ जो मैंने किया है ना, मैं मानूंगा मुझे मेरा करने का फल मुझे सरकार ने दे दिया। मुझे मेरा घर वापसी दे, जितना फुर्ती उन्होंने, जितनी जल्दी उन्होंने मेरा मकान तोड़ने की की है, उतना ही जल्दी मुझे मकान बना कर दे दिया जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। आप देखेंगे इस तरह भी मकान बने हुए, इस तरह भी मकान बने हुए, और मेरे सामने भी। किसी और मकान के ऊपर डीडीए की ओर से बुलडोजर चलाया गया? नहीं सर, स्पेशली मेरे ऊपर चलाया गया बुलडोजर। उत्तराखंड टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन जब सफल हो गया था, तो वकील हसन ने सरकार से यह अपील की थी कि उनका घर तोड़ा ना जाए, और यह भरोसा भी मिला था सरकार से कि कोई उनका घर छुएगा तक नहीं। लेकिन हुआ क्या? अवैध बताकर जमींदोज कर दिया गया। उसी मकान के मलबे के नीचे वकील हसन की बेटी का सपना भी दब गया। हसन की बेटी, जिनका नाम अलीजा है, 10वीं की परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन एग्जाम के बीच में ही डीडीए ने घर तोड़ दिया। किताबें और नोट्स घर के अंदर मलबे के नीचे ही दब गए और अलीजा बोर्ड परीक्षा में एक पेपर में शामिल नहीं हो पाई। बच्ची की बोर्ड परीक्षा छूट गई। साल भर की मेहनत बेकार हो गई। पूरा परिवार घर के हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो शायद पूरी हो जाएगी, लेकिन परीक्षा छूटने से अलीजा के बर्बाद हुए वक्त की भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। ये बताइए, आप किस क्लास में पढ़ती हैं और कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करती हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और GSKV स्कूल से। आपके एग्जाम भी थे, परीक्षाएं भी चल रही हैं क्या? जी, होम साइंस का था मेरा कल का, और वो छूट गया क्योंकि मैं नहीं जा सकी, क्योंकि पापा की तबीयत पापा बहुत रो रहे हैं, अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
सारा घर तोड़ दिया। कुछ सामान बस कुछ लोगों ने निकाल दिया, हमारे पड़ोसी ने, रिलेटिव्स जो थे उन सब ने निकाल दिया, बाकी सब कुछ अंदर दब गया। पापा के सर्टिफिकेट वगैरह, हमारे रिजल्ट, मेरी बुक्स, कॉपी वगैरह सब कुछ अंदर दब गया। कहा जा रहा था पहले उनको उत्तरकाशी टनल सेवियर्स 41 लोग नहीं 41 घरों की जान बचाई उन्होंने, 41 घर बचाए हैं। तो अब उस एक का ही घर तोड़ दिया गया जिसने बचवाया था, जिसने योगदान दिया था। मैं भी बच्चों को फ्री में पढ़ाती हूँ। हम सब ने तो, मेरे दादा भी फौज में थे, मेरे ताऊ भी, सब, मेरे पापा ने भी इतना बड़ा काम करा, लेकिन उनका ही घर तोड़ दिया गया, वकील हसन का घर। क्योंकि मेरे पापा ने उनसे कुछ नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि इस मकान पे डीडीए की नज़र है, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे हो। अतिक्रमण और अवैध निर्माण को पटियाल कहीं भी जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तब क्यों होती है जब उसे इमारत या निर्माण की शक्ल मिल जाती है। जमीन पर उतरने और अवैध बस्तियां बसने से पहले अतिक्रमण पर नकेल कसने के लिए सरकारें क्यों कोई नीति नहीं बनाती? इसलिए कि क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स अतिक्रमण की टूल किट है? शहर शहर अवैध बस्तियां बस कैसे जाती हैं? अवैध निर्माण को बिजली कैसे मिल जाती है? ये मेरे कुछ सवाल हैं सरकारों से, उस सिस्टम से जो इन बस्तियों को या इन अवैध निर्माणों को जब ये बन रहे होते हैं आंखें मूंद कर देखता रहता है। अगली बात, पानी की सप्लाई कैसे पहुंच जाती है इन तक? सरकारी सुविधाएं कौन शुरू करवा देता है इनके यहां पर? आप किसी भी शहर में चले जाइए, जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, एक दो नहीं तमाम अवैध बस्तियां, कॉलोनियां और अतिक्रमण आपको खुलेआम मिल जाएंगे। लेकिन जब ऐसे अवैध निर्माण हो रहे होते हैं तो प्रशासन या संबंधित विभाग सोता क्यों रहता है? मेरा सवाल इतना है। अतिक्रमण की सूचना पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती? अवैध प्लॉटिंग या कॉलोनियों का पता क्यों नहीं चलता? या चलता है, चुपचाप बैठे रहते हैं, वोट बैंक है इसलिए। आजकल तो कोई अपराध होता है तो बुलडोजर चलने लगता है, दावा होता है कि निर्माण अवैध था इसलिए तुरंत गिरा दिया गया। समझ नहीं आता कि अपराधियों के अवैध निर्माण की जानकारी तुरंत कैसे मिल जाती है जबकि बड़ी बड़ी बस्तियां बस जाती हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। गरीब का निर्माण सही है या गलत, यह तय करने में दिक्कत आखिर आती क्यों है? पटियाल का सवाल सीधा सीधा है, क्या इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? सिर्फ अपने वोट पक्के करने के लिए पार्टियां और सरकारें ऐसी अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण पर आंखें क्यों मूंदे रखती हैं? लेकिन ऐसा होता क्यों है, अब यह समझ जाइए। शहरों और महानगरों में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रवासियों को बसाने का कोई ठोस प्लान हमारे यहां है नहीं। इसीलिए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है और अवैध कॉलोनियों को नियमित करना हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाता है। अवैध बस्ती सालों में आबाद होती है, लेकिन बर्बाद करने से पहले उचित समय भी नहीं दिया जाता और गरीब लाचार आदमी एग्जाम देने वाली बेटी की कॉपी किताब तक भी निकाल नहीं पाता। चलिए, इस समस्या का कोई इमीडिएट समाधान दिखता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही कह दिया कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है। अवैध कब्जे के मामले पर देश की 2 अदालतों ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है, यह बताना आपको बहुत जरूरी है। अतिक्रमण पर दोनों अदालतों ने क्या कहा है, पटियाल ये आपको सुनवाता है उसी के अंदाज में, जैसे कि यह मुद्दा कितना गंभीर है, यह अदालतों को भी पता है। दिल्ली हाई कोर्ट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को रोकने की याचिका आई तो कोर्ट ने अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए एक्शन रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली में अतिक्रमण की हालत यह है कि कोई इंडिया गेट खरीद कर वहां भी अपना घर बना ले। गुजरात में एक मंदिर पर बुलडोजर चलने के लिए, उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कार्रवाई रोकने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि भारत में मंदिर का निर्माण सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने का एक और तरीका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में क्या कहा? घर की छत देश के नागरिक का बुनियादी हक है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जब सरकार घर जैसी मूलभूत जरूरतमंद पूरी करने में नाकाम हो जाती है तो अतिक्रमण की सामान्य संस्था है वो जन्म लेती है, वो मुश्किल जन्म लेती है। तो पटियाल की मांग यही है कि देश की सरकारें 1998 में बनी हैबिटेट नीति को, अतिक्रमण को उसके मुताबिक हटाएं, गरीब को घर दिलाएं, वकील हसन की बेटी के एग्जाम का इंतजाम भी करवाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।